हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में अवयव बताया था। अवयव का पार्ट 1 आप लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज पार्ट 2 शुरू होगा। ठीक, पार्ट 2 में आज पढ़ाया जाएगा कि अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार। ठीक, अवयव के प्रकार, अवयव कितने प्रकार का होता है इसके अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका पार्ट 1 जरूर देख लेना। ठीक है, तो अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार क्या है? नंबर 1, स्तंभ अवयव। क्या होता है? स्तंभ अवयव। ठीक है, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव क्या होता है कि ऐसा अवयव जो स्तंभ, जिसमें सिर्फ स्तंभ हो। सिर्फ स्तंभ का मतलब है कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, मतलब कॉलम सी इक्वल टू कितना हो? 1 हो, मतलब केवल एक स्तंभ हो, उसे क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव। मतलब 2 3 1, ये हमारा कैसा अवयव है? स्तंभ अवयव, क्योंकि इसमें एक कॉलम है। पंक्तियां कितनी है? 3 पंक्तियां हो गई, एक स्तंभ। मतलब सिर्फ हमें पंक्तियों से मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ हमें स्तंभ से मतलब है कि इसमें कितने स्तंभ है। तो ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो उसे क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव। मतलब ये हमारा स्तंभ अवयव का एग्जाम्पल है। ऐसे दूसरा हो सकता है 2 3, ये भी स्तंभ अवयव है। ठीक है, 5 4 3 2 1, ये भी स्तंभ अवयव। तो ऐसा कोई भी अवयव जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो उसे क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव। ठीक है, अब देखते हैं पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, तो पंक्ति अवयव जैसा भी आप लोगों ने देखा कि स्तंभ अवयव क्या है कि ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहेंगे। तो पंक्ति अवयव क्या होगा? ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो। ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, मतलब R इक्वल टू 1, मतलब केवल और केवल एक पंक्ति हो, उसे क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव। मतलब एक पंक्ति का अवयव, जैसे 1 2, कितनी पंक्ति है? एक पंक्ति 2 स्तंभ, मतलब एक पंक्ति है। हमें स्तंभों से मतलब नहीं कितने स्तंभ है, मतलब किससे? पंक्ति से। तो कितनी पंक्ति है? एक पंक्ति। जब एक पंक्ति है तो यह कैसा अवयव होगा? पंक्ति अवयव। ऐसे 3 2 4, यह कैसा अवयव है? पंक्ति अवयव। तो ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो उसे हम क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव। कैसा अवयव कहेंगे? पंक्ति अवयव। मतलब जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति होगी उसे पंक्ति अवयव, जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ होगा उसे स्तंभ अवयव कहेंगे। अब ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होता है? ऊर्ध्वाधर अवयव ऐसा अवयव, ऊर्ध्वाधर का मतलब जानते हो? जो ऊर्ध्वाधर, आपने सुना ऊर्ध्वाधर कब होता है? जब कोई चीज खड़ी खड़ी दिखाई दे। ऊर्ध्वाधर कब कही जाती है? जब कोई चीज खड़ी खड़ी दिखाई दे। मतलब ऐसा अवयव जो हमें देखने में कैसा लगे? खड़ा खड़ा। ऐसा अवयव जो हमें देखने में खड़ा खड़ा लगे, मतलब वर्टिकल लगे। जैसे कोई एक अवयव ले लें, जैसे 3 2 4 5, ये देखने में कैसा लग रहा है? खड़ा खड़ा लग रहा है। अगर यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हम, मतलब एक कॉलम और लिख देते, तो ये कैसा अवयव हो जाता? वर्गाकार हो जाता। मतलब ऐसा अवयव जो देखने में हमें ऊर्ध्वाधर लगे उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर अवयव कहेंगे। और ऐसा तब संभव हो सकता है जब पंक्तियों की संख्या
स्तंभों की संख्या से अधिक हो। ऐसा कब संभव होगा? जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, तब हमारा अवयव कैसा होगा? ऊर्ध्वाधर अवयव। मतलब ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बड़ी हो। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या हमेशा स्तंभों की संख्या से बड़ी हो, तो उस अवयव को हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर अवयव कहेंगे। ठीक है, ये हमारा एक ऊर्ध्वाधर अवयव है। इसी प्रकार से 4, 5, इस अवयव को भी हम ऊर्ध्वाधर अवयव कह सकते हैं। इस अवयव को भी हम ऊर्ध्वाधर अवयव कह सकते हैं, लेकिन ये एक कैसा है? स्तंभ अवयव भी है, और इसको हम ऊर्ध्वाधर अवयव भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पंक्तियां कितनी हैं? 2 हैं, और कॉलम कितने हैं? 1। मतलब इसमें भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बड़ी है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक कोई भी स्तंभ अवयव जो होगा वो ऊर्ध्वाधर अवयव हो सकता है। प्रत्येक स्तंभ अवयव तो ऊर्ध्वाधर अवयव हो सकता है, लेकिन प्रत्येक ऊर्ध्वाधर अवयव स्तंभ अवयव नहीं होगा। एक चीज याद रखना कि प्रत्येक ऊर्ध्वाधर अवयव, प्रत्येक स्तंभ अवयव लेकिन प्रत्येक ऊर्ध्वाधर अवयव मतलब प्रत्येक स्तंभ अवयव ऊर्ध्वाधर अवयव तो होगा, लेकिन प्रत्येक ऊर्ध्वाधर अवयव स्तंभ अवयव नहीं होगा। क्यों? जैसे ये हमने देखा, ये हमारा कैसा अवयव है? एक स्तंभ अवयव है। ये कैसा अवयव है? स्तंभ अवयव है, लेकिन ये देखने में भी ऊर्ध्वाधर लग रहा है। मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या है? ज्यादा है, तो ये स्तंभ भी अवयव हो गया। मतलब ये ऊर्ध्वाधर भी है, मतलब ये स्तंभ भी है और ऊर्ध्वाधर भी है। लेकिन अब ये अवयव कैसा है? ये ऊर्ध्वाधर है, मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3, स्तंभों की संख्या 2। मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा है, मतलब ये ऊर्ध्वाधर तो है, लेकिन स्तंभ नहीं है। लेकिन ये स्तंभ अवयव नहीं है, क्योंकि स्तंभ अवयव में केवल और केवल एक स्तंभ होना चाहिए। तो क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक स्तंभ अवयव ऊर्ध्वाधर अवयव हो सकता है, लेकिन प्रत्येक ऊर्ध्वाधर अवयव स्तंभ अवयव नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव, क्षैतिज अवयव क्या है? ऐसा अवयव जिसमें मतलब ऐसा अवयव जो हमें देखने में कैसा लगे? क्षैतिज, मतलब पड़ा पड़ा ये लगे कि मतलब इस तरीके से। ऊर्ध्वाधर अवयव कैसे दिख रहा था? इस तरीके से। क्षैतिज अवयव कैसा दिखना चाहिए? इस तरीके से। मतलब ऐसा अवयव जो हमें देखने में कैसा लगे? पड़ा पड़ा सा। मतलब 3, 2, 4, 5, 3, 1। मान लिया इस टाइप का हमारा कोई अवयव है, तो ये देखने में कैसा लग रहा है? पड़ा पड़ा। मतलब कैसा दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल। कैसा दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल। इसको ही क्या कहेंगे? क्षैतिज अवयव। और ये कब संभव है? जब पंक्तियां कितनी है? 1, 2। कब 1, 2 पंक्तियां हो गई, 1, 2, 3। मतलब पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से क्या है? कम है। मतलब पंक्तियों की संख्या क्या है? स्तंभों की संख्या से कम है। ये कब संभव होगा? जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो? कम हो। तब हमारा अवयव कैसा होगा? क्षैतिज अवयव होगा। तब हमारा अवयव कैसा होगा? क्षैतिज अवयव होगा। मतलब पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से कम हो, तब हमारा अवयव क्षैतिज अवयव होगा। ठीक है, तो ये किस क्रम हमारा कौन सा कैसा अवयव है? क्षैतिज अवयव। इसी तरीके से अगर हम लिख दें 3, 2, 4, ये अवयव भी कैसा है? पंक्ति एक है, 1, 2, 3 स्तंभ है,
तो एक पंक्ति 3 स्तंभ, तो ये अवयव भी कैसा है? क्षैतिज अवयव है। ठीक है, ये अवयव भी कैसा है? क्षैतिज अवयव। लेकिन इसको हम पंक्ति अवयव भी कह सकते हैं, मतलब ये एक पंक्ति अवयव भी है, क्षैतिज अवयव भी है। ठीक है, इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति अवयव तो क्षैतिज अवयव हो सकता है, लेकिन प्रत्येक क्षैतिज अवयव जो है पंक्ति अवयव नहीं हो सकता। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, क्या है? ये पंक्ति अवयव है तो इसको ऊर्ध्वाधर अवयव, सॉरी ये पंक्ति अवयव है, इसको क्षैतिज अवयव तो कह सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है, रूल फॉलो हो रहा है। क्षैतिज अवयव का रूल क्या है कि आर लेस देन क्या होना चाहिए? सी। आर जो है सी से हमेशा छोटा होना चाहिए, तो ये कैसा अवयव हो जाएगा? हमारा क्षैतिज अवयव। ठीक है, और पंक्ति अवयव के लिए रूल क्या था? केवल और केवल एक पंक्ति हो, तो केवल और केवल एक पंक्ति भी है इसमें। इसका मतलब इसमें क्षैतिज अवयव और पंक्ति अवयव दोनों के रूल लागू हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक पंक्ति अवयव तो क्षैतिज अवयव हो सकता है, लेकिन प्रत्येक क्षैतिज अवयव पंक्ति अवयव नहीं हो सकता। ओके, अब आगे देखते हैं वर्ग अवयव। ठीक, वर्ग अवयव क्या है? ऐसा अवयव। वर्ग मतलब वर्ग का नाम तो सुना होगा। ऐसा वर्ग क्या होता है? जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो। वर्ग क्या होता है? जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो सभी भुजाएं बराबर होने का मतलब क्या है कि ऐसा अवयव जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो? बराबर हो। ऐसा अवयव जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो? बराबर हो, मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, तो वो अवयव हमारा कैसा अवयव होगा? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है? जैसे मान लिया 1 2 3 4, ये हो गया हमारा वर्ग अवयव। किस क्रम का है? 2 × 2। ठीक, ऐसे 1 2 3 4 5 6 8 9, ये अवयव हो गया। 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, ये भी कैसा अवयव हो गया? वर्ग अवयव। किस क्रम का है? 3 × 3। मतलब कहने का है कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग अवयव कहेंगे। ठीक है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे ही क्या कहेंगे? वर्ग अवयव कहेंगे। ठीक, अब देखते हैं मुख्य विकर्ण। ठीक, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण क्या होता है? मुख्य विकर्ण कब होगा? जब अवयव कैसा होगा? वर्ग अवयव होगा। मुख्य विकर्ण वर्ग अवयव में ही होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। मुख्य विकर्ण हमेशा वर्ग अवयव में होता है। मान लिया हमारा कोई वर्ग अवयव है 6 7 8, मान लिया इस तरीके का हमारा कोई वर्ग अवयव है। ठीक है, इस प्रकार का कोई वर्ग अवयव है, तो इसमें क्या कह रहा है? मुख्य विकर्ण। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण क्या होता है? मतलब अगर हम इसको ए आई जे के रूप में कन्वर्ट करें, ए आई जे, तो मुख्य विकर्ण उस अवयव के संगत लाइन होगी जिसमें आई इजुकल टू क्या होगा? जे। मुख्य विकर्ण क्या होगा? ए आई जे के लिए उस अवयव की संगत लाइन जिसमें आई इजुकल टू जे होगा। मतलब आई इजुकल टू जे, मतलब आई अगर 1 है तो जे भी क्या हो? 1। मतलब आई ए 1 1, मतलब ए 1 1। आई इजुकल टू 2 है तो जे भी कितना हो? 2, तो ए 2 2। आई इजुकल टू 3 है तो जे भी कितना हो? 3, तो ए 2 ए 3 3। मतलब इन अवयवों की इसी तरीके से ए अगर आई 4 है तो जे भी कितना हो? 4, तो ए 4 4, ऐसे डॉट 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 डॉट, इसी क्रम से। मतलब कहने का मतलब है आई और जे, आई जे क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। उस सीरीज से जो एक लाइन बनती जाएगी वही हमारी क्या कहलाएगी? मुख्य विकर्ण। जैसे A11, इस वाले में A11 यही अवयव होगा। A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये अवयव आएगा। A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, यही अवयव आएगा। मतलब तो इसके एक सीरीज जो ये संगत लाइन होगी, ये वाली, ये जो लाइन है यही हमारी क्या कहलाएगी? मुख्य विकर्ण। ये हमारा क्या हो गया? मुख्य विकर्ण होगा। ठीक है, ठीक है, मुख्य विकर्ण हो गया। अब इसके बाद देखते हैं विकर्ण अवयव। अब जैसे रुको, ऐसे मान लिया 3 2 4 5, इस टाइप का अगर कोई अवयव हो तो इसमें मुख्य विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला।
ठीक है, मतलब मुख्य विकर्ण हमेशा चाहे जितना बड़ा अवयव हो वर्ग अवयव में होगा। ठीक है, मुख्य विकर्ण हमेशा वर्ग अवयव में होगा और इसी क्रम में इसी सीरीज में होगा। ठीक है, ये वाला विकर्ण कभी मुख्य विकर्ण नहीं होगा, हमेशा मुख्य विकर्ण कौन सा होगा, ये वाला। ठीक, अब देखते हैं विकर्ण अवयव। ठीक, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव क्या होता है, ऐसा भी विकर्ण अवयव भी हमेशा किसमें होता है, वर्ग अवयव। ये सब किसके पार्ट हैं, वर्ग अवयव के। ये सब वर्ग अवयव के ही पार्ट है। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव क्या होगा, ऐसा वर्ग अवयव। विकर्ण अवयव की अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या कहेंगे, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। जैसे मान लिया कोई हमारा वर्ग अवयव 3 × 3 का हम एक वर्ग अवयव बना रहे हैं, 4 3 2 5 7 6 3 2 1। ठीक, ये हमारा किस क्रम का हो गया, 3 रो हैं 3 कॉलम। ठीक, ये किस क्रम का हो गया, 3 × 3, 3 × 3 के क्रम का हमारा ये क्या हो गया, एक वर्ग अवयव। क्या हुआ, वर्ग अवयव, ये वर्ग अवयव हुआ। लेकिन अब क्या कह रहा है कि ऐसा, लेकिन ये अभी विकर्ण अवयव नहीं है हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर, डेफिनेशन मुख्य विकर्ण की क्या, विकर्ण अवयव की डेफिनेशन क्या है, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। बाकी सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, विकर्ण अवयव होगा। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, तब अवयव हमारा कैसा होगा, विकर्ण अवयव होगा। मतलब यहाँ पे सबके स्थान पे क्या होना चाहिए, 0। ओके, ठीक है। ऐसा अवयव जिसमें, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। फिर इस वर्ग अवयव का ही अगला पार्ट क्या है, इकाई अवयव। ठीक, इकाई अवयव, इकाई अवयव भी वर्ग अवयव का ही पार्ट है। इकाई अवयव क्या है कि ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण, हमारा मान लिया कोई हम अवयव बनाने जा रहे हैं 3 × 3 के क्रम का। ठीक है, तो उसका मुख्य विकर्ण यही तो होगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो, इकाई हो, मतलब 1 हो। ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो, मतलब 1 हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, इकाई अवयव कहेंगे। मतलब मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो तथा बाकी सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव इकाई तथा बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहेंगे, इकाई अवयव कहेंगे। जैसे ये इतना 1 1 हो गया, मुख्य विकर्ण 1, बाकी सब क्या होने चाहिए, 0। ये ठीक, 1 2 3 1 2 3, तो 3 × 3 का अवयव है। ठीक है, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव कितना है, 1 है, ये 1 बना है। ठीक, ठीक है, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव कितना है, 1 है, बाकी सभी अवयव क्या है, शून्य है, तो इसे क्या कहेंगे, इकाई अवयव कहेंगे। ठीक है, अब यहां से हम हमें क्या देखने को मिल रहा है कि विकर्ण अवयव में क्या कह रहा था कि प्रत्येक अवयव क्या, वो मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो। बाकी कोई कंडीशन तो थी नहीं इसमें, मुख्य विकर्ण में क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसमें भी मुख्य विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव शून्य है तथा मुख्य विकर्ण का प्रत्येक मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या है, इकाई है, तो अवयव कैसा हो गया, इकाई अवयव हो गया। तो अगर कहा जाए तो हम प्रत्येक इकाई अवयव को विकर्ण अवयव कह सकते हैं। प्रत्येक इकाई अवयव विकर्ण अवयव हो सकता है, क्योंकि ये विकर्ण अवयव के सभी नियम फॉलो कर रहा है कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, शून्य होता था। मुख्य विकर्ण में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब क्या है
प्रत्येक इकाई अवयव तो विकर्ण अवयव हो सकता है, लेकिन प्रत्येक विकर्ण अवयव जो है इकाई अवयव नहीं हो सकता। ठीक, इसके बाद आता है तुम्हारा इकाई अवयव, उसके बाद आता है अदिश अवयव। ठीक है, अदिश अवयव, अदिश अवयव क्या है? ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, तथा मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो? समान हो। मतलब ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो तथा बाकी सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये मुख्य विकर्ण हो गया, प्रत्येक अवयव क्या है? समान है। इसी तरीके से 4 0 3 0 4, ठीक, मुख्य विकर्ण क्या है? प्रत्येक अवयव समान है। ठीक है, तो क्या है? ये सब किसके अवयव हैं? अदिश अवयव। ये कैसे अवयव है? अदिश अवयव। मतलब ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव शून्य हो तथा मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो? समान हो, उस अवयव को हमेशा क्या कहेंगे? अदिश अवयव। क्या कहेंगे? अदिश अवयव। ठीक है, अब यहां से फिर से एक चीज आती है कि लो यहाँ पे क्या था? प्रत्येक अवयव इकाई हो तो सभी समान है। यहाँ में इकाई अवयव में प्रत्येक अवयव समान है, बाकी सब शून्य है। तो इसका मतलब क्या है? इकाई अवयव जो है अदिश अवयव हो सकता है। प्रत्येक इकाई अवयव अदिश अवयव कहा जा सकता है। मतलब हम इसको कहना चाहें, इस अवयव को हम क्या कहना चाहें? विकर्ण अवयव भी कह सकते हैं। विकर्ण तो है, इकाई अवयव तो है ही, विकर्ण भी कह सकते हैं, और साथ में इसे हम अदिश भी कह सकते हैं। इस अवयव को हम विकर्ण अवयव भी कह सकते हैं, अदिश भी कह सकते हैं, और इकाई तो है ही ये। ठीक है, प्लस इस अवयव को हम अदिश अवयव तो है ही ये, इसको हम कहना चाहें विकर्ण अवयव भी कह सकते हैं, लेकिन इकाई अवयव नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है। यहाँ पे अगर 1 1 1 होता तो इसे हम इकाई अवयव भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, इसलिए हम इसको इकाई अवयव नहीं कह सकते हैं, विकर्ण अवयव कह सकते हैं, और अदिश अवयव तो है ही ये। ठीक है, लेकिन इसको हम सिर्फ और सिर्फ विकर्ण अवयव ही कह सकते हैं, ना ही इसको अदिश कहा जा सकता है। अदिश होने के लिए क्या रूल था? प्रत्येक अवयव समान हो। यहाँ पे प्रत्येक अवयव समान नहीं है, इसलिए इसको अदिश नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे इसको अदिश, इकाई और विकर्ण तीनों कहा जा सकता है। ठीक, ना समझ में आया? ठीक है, यह हो गया तुम्हारे अवयव के प्रकार। अब इसमें अभी आगे और है, क्या है? एक है ऊपरी त्रिभुजी। क्या है? ऊपरी त्रिभुजी अवयव। कैसा अवयव? ऊपरी त्रिभुजी अवयव। ऊपरी त्रिभुजी अवयव का मतलब कि ऐसा अवयव, ये भी किसका पार्ट है? वर्ग अवयव का। ये भी किसका पार्ट है? वर्ग अवयव का। जहां पर मुख्य विकर्ण की बात आएगी वो अवयव हमेशा क्या होगा? वो अवयव कैसा होगा? हमेशा वर्ग अवयव। जिस अवयव में मुख्य विकर्ण की बात आएगी वो अवयव हमेशा वर्ग अवयव ही होगा। ठीक है, इसमें ऊपरी त्रिभुजी अवयव, इसमें भी क्या है? ऐसा अवयव जिसमें दो, पहले नाम सुन लो, नाम से क्या है? ऊपरी त्रिभुजी। ऊपरी त्रिभुजी ऐसा अवयव जिसमें ऊपर त्रिभुज जैसा बने। ऐसा अवयव जिसमें ऊपर त्रिभुज जैसा बने। त्रिभुज जैसा बनने का मतलब क्या है? कि ऐसा अवयव जिसमें, मान लिया हमारा ये मुख्य विकर्ण पहले बना लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया? मुख्य विकर्ण हो गया। ये क्या हो गया? मुख्य विकर्ण हो गया। अब क्या करा? ऊपर त्रिभुजी का मतलब, अगर हम ये जीरो, ये यहाँ पे क्या है? 0 0 है, मतलब ये ना के बराबर। अगर हम इसको हटा दें,
अगर हम इसको ढक दें, ठीक है, तो ऊपर ये एक त्रिभुज जैसा बन रहा है। ये अवयव हमारा कैसा बनेंगे, ये संख्याएं जो लिखी है एक त्रिभुज का रूप दे रहे हैं, इसलिए मतलब, और त्रिभुज बन किधर साइड में रहा है, मुख्य विकर्ण के ऊपर साइड में, मुख्य विकर्ण के ऊपर साइड में, तो इसलिए इसको, इस अवयव को क्या कहा जाएगा, ऊपर त्रिभुजीय अवयव। ठीक है, इससे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि मतलब अगर हम इन संख्याओं को ढक दें तो ये अवयव कैसा बन रहा है, ऊपर एक मुख्य विकर्ण के ऊपर त्रिभुज जैसा रूप दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऊपर त्रिभुजीय अवयव। और ऊपर ही क्यों रूप दे रहा है, क्योंकि नीचे का अवयव क्या है हमारे, शून्य है। मतलब सीधी सी बात यह है कि ऐसा अवयव, मतलब ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहेंगे, ऊपर त्रिभुजीय अवयव कहेंगे। ठीक है, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, उसे ऊपर त्रिभुजीय अवयव कहेंगे। ठीक है, ये हमारा कैसा अवयव हो गया, ऊपर त्रिभुजीय। इसी तरीके से 4 0 3 5, ये भी हमारा कैसा है, ऊपर त्रिभुजीय अवयव है, क्योंकि इसमें मुख्य विकर्ण ये हो गया, इसके नीचे का अवयव शून्य, ऊपर के सभी अवयव हैं, तो ये कैसा अवयव हो गया, ऊपर त्रिभुजीय। इसी तरीके से ठीक, ये किस क्रम का हमारा अवयव, 4 गुणे 4, मतलब 4 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है। यह अवयव कैसा है, 4 गुणे 4 के क्रम का। ठीक है, इसमें अगर हमारा ये मुख्य विकर्ण है, ये हमारा कैसा है, मुख्य विकर्ण। ठीक, अब हम अगर इन अवयवों को क्या करते हैं, शून्य करते हैं। ये अवयव अगर हमारे शून्य हो, कैसा, शून्य हो, तो इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या है, शून्य है। ऊपर के सब, ऊपर क्या है कुछ हमें नहीं मतलब, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य है। इसका मतलब ये भी हमारा कैसा अवयव हो गया, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव हो गया। ठीक है, अब आते हैं निम्न त्रिभुजीय अवयव। ठीक, निम्न त्रिभुजीय अवयव, निम्न त्रिभुजीय अवयव क्या है, उसमें क्या था, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हो, तब ऊपर त्रिभुज जैसा बन रहा था, इसलिए उसका नाम क्या था, ऊपर त्रिभुजीय अवयव था। इसका नाम है निम्न त्रिभुजीय अवयव। इसका मतलब मुख्य विकर्ण के जब ऊपर के अवयव शून्य होंगे तो नीचे त्रिभुज जैसा बनेगा, तो हमारा अवयव कैसा हो जाएगा, निम्न त्रिभुजीय अवयव। मतलब ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, निम्न त्रिभुजीय अवयव। मतलब त्रिभुज नीचे बन रहा है, त्रिभुज कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है, इसलिए ये हमारा अवयव कैसा हो गया, निम्न त्रिभुजीय अवयव। इसी तरीके से 3 2 5, ये क्या हो गया हमारा, मुख्य विकर्ण। ठीक, इसमें भी मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य है, त्रिभुज नीचे बन रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, हमारा निम्न त्रिभुजीय अवयव हो गया। ठीक है, अब इसमें तुम्हारा जो इकाई अवयव है, इकाई अवयव, ये तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अवयव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। बाकी अवयव तुम्हारे बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं कि बताइए ये कैसा अवयव है, लेकिन इसका हमें क्वेश्चंस में भी ज्यादा से ज्यादा यूज मिलेगा। और इकाई अवयव किसी भी क्रम का हो, किसी भी क्रम का, मतलब 1 1 0 0, ये 2 गुणे 2 के क्रम का हो गया, 1 1 1 0 0 0 0, ये 3 गुणे 3 के क्रम का हो गया। मतलब क्रम कुछ भी हो, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए, उसे ही क्या कहेंगे, इकाई अवयव। और इसको ध्यान रखना, ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पूछने का मतलब ये क्वेश्चंस में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बाकी अवयव के प्रकार आप लोग जान चुके हैं, उनका क्या है, वो बहुविकल्पी में, मतलब उनमें पूछा जा सकता है, बताइए ये अवयव किस प्रकार का है, ये आपका अवयव किस प्रकार का है। क्वेश्चन दिया होगा, ऑप्शन दिए हुए होंगे
कि बताइए ये कैसा अवयव है, ठीक है, उनमें पूछा जा सकता है, बाकी उनका ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन इस अवयव का हमें क्वेश्चंस में भी यूज मिलेगा, ठीक है। अब क्या, अब समान अवयव, क्या समान अवयव, किसी अवयव, समान अवयव का मतलब, समान का मतलब हो गया, अब हम कंपैरिजन की बात, अब बात आ गई कंपैरिजन की, मतलब तुलना की। समान कब होती, कोई चीज बराबर, समान का मतलब होता है बराबर, समान का मतलब बराबर, बराबर कोई चीज कब होती है, जब दोनों में समानता हो। बराबर कब होगी, जब दोनों में समानता हो। तो अब यहां समान, अब अवयव में समानता कैसे होगी, समानता होने का मतलब अवयव में कैसे समानता होगी, कि जब कोई अवयव दिया हो वो समान क्रम का हो, कोई भी अवयव हो वो समान क्रम का हो, मतलब अगर 2 गुणे 2 का कोई अवयव है तो दूसरा अवयव भी 2 गुणे 2 के क्रम का होना चाहिए, तब अवयव में समानता हो सकती है। लेकिन इसी चीज से सिर्फ समानता हम नहीं जान सकते, क्रम भी समान होना चाहिए और उनके संगत अवयव भी समान होने चाहिए, तभी अवयव क्या होगा, समान होगा। मतलब किसी अवयव का जब क्रम समान हो और उसके संगत अवयव समान हो तभी अवयव समान होगा। जैसे मान लिया हमारा ए अवयव दिया हो 4 3 2 5, बी अवयव दिया हो 4 3 2 6, क्रम है इसका भी 2 गुणे 2 का, इसका भी 2 गुणे 2 का है, ये वाला इसके समान है, ये वाला इसके समान है, ये इसके समान है, लेकिन ये इसके समान नहीं है, ये वाला इसके समान नहीं है, मतलब इसके सभी संगत अवयव आपस में समान नहीं है। क्रम तो समान है लेकिन इसके सभी संगत अवयव आपस में समान नहीं है, इसलिए ये समान अवयव नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, A = नहीं है B, लेकिन अगर A हमारा होता, जैसे यहीं पे एक C अवयव होता जिसमें 4 3 2 5, उसमें भी होता, इसमें क्या है 4 इसके समान है, ये इसके समान हो गया, ये इसके समान हो गया, ये इसके समान हो गया और ये इसके समान हो गया, मतलब इसके संगत अवयव भी समान है और क्रम भी समान है, संगत अवयव भी समान है और क्रम भी समान है, तो ये हमारा कैसा अवयव होगा, समान अवयव होगा। ये हमारा अवयव कैसा होगा, समान होगा। मतलब हम लिख सकते हैं A = C, समझ में आया। मतलब कोई भी अवयव हो अगर उसके संगत अवयव और क्रम दोनों समान है तो अवयव कैसा होगा, समान अवयव होगा, ठीक है। अब अवयव अगर, अब जैसे मान लिया कहते कि A = BC3D, ठीक है, और B = कह रहा है 4 5E2, ये दिया हो। अगर कोई क्वेश्चन दिया हो A बराबर एक अवयव ये दिया, B बराबर ये दिया, अब कह रहा है कि A और B समान अवयव है, क्वेश्चन कह रहा है, हमें सिद्ध नहीं करना समान है या नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि A और B समान अवयव हैं, मतलब दिया है तुम्हारा, या यदि दिया है क्या A = B, तो A, B, B, C, D, E के मान बताओ। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या है, यदि A = इतना है, B = इतना, और यदि A बराबर B, मतलब अवयव A और B आपस में क्या है, समान है, तो B, C, D, E के मान बताइए, ठीक है। तो हम मान कैसे निकालेंगे, A = B है, A = B हमें दिया है, रख दो, A कितना, कौन सा अवयव, BC3D, ठीक, = B अवयव क्या है 4 5E2, ठीक। और हमें रूल पता है समान अवयव क्या होता है, जब अवयव का क्रम समान हो, क्रम भी दोनों का समान है, ये भी 2 गुणे 2 का है, ये भी 2 गुणे 2 का, ठीक है। अवयव का जब क्रम समान हो
तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। मतलब समान अवयव का नियम है कि अवयव के क्रम, दो अवयव अगर आपस में समान है तो उनके क्रम और संगत अवयव दोनों समान होंगे। मतलब ये इसके बराबर होगा, इसका मतलब b इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक, इसी तरीके से 3 इक्वल टू कितना हो गया e, मतलब e की वैल्यू कितनी हो गई 3। इसी तरीके से c की वैल्यू कितनी हो गई 5। इसी तरीके से d की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक, ये हमारी वैल्यूज हो गई आंसर। ठीक, मतलब क्वेश्चन क्या था, अगर a और b दो समान अवयव हैं तो b c d e के मान बताइए। तो हमने क्या की, दोनों की तुलना कर दी। दोनों की तुलना करने के बाद अब समान है तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे, तो हमने संगत अवयवों की तुलना करके वैल्यू निकाल ली। ठीक, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। जैसे मान लिया क्वेश्चन दिया हो तुम्हारा a प्लस बी 3 c a माइनस बी 4। ठीक, b 5 6 c प्लस डी c माइनस। ठीक है, क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया है ऐसे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा। ठीक है, अब कह रहा है ज्ञात करो क्या, तो a कामा b कामा c कामा d के मान बताओ। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a बराबर एक, मतलब a प्लस बी 3 a माइनस बी 4 इक्वल टू कितना है, मतलब ये अवयव इस अवयव के समान है। सीधी सी बात ये है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये अवयव इस अवयव के समान है। मतलब क्योंकि बीच में इक्वल टू का सिंबल लगा, इक्वल टू कब लग सकता है, जब दोनों अवयव क्या होंगे, समान होंगे। मतलब ये अवयव इस अवयव के समान है, तो कह रहा a b c d के मान बताओ। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर अवयव समान है तो हम उनके संगत अवयवों की तुलना कर दें। इसका ये संगत अवयव पूरा ये है, ये एक अवयव है, यहाँ पे a प्लस बी पूरा एक अवयव है। ठीक है, ये मत कहना इसको a अलग है b अलग है, ऐसा नहीं है। a प्लस बी, बीच में प्लस का सिंबल लगा है, अवयव अलग अलग, उनके बीच कोई भी सिंबल नहीं लग रहा है। देख लो यहाँ इसके और इसके बीच कोई सिंबल नहीं, इसके और इसके बीच कोई सिंबल नहीं है, तो अवयवों के बीच कोई सिंबल नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ी बीच में डिस्टेंस होगी लेकिन कोई सिंबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये पूरा एक अवयव है, तो a प्लस बी और ये एक अवयव 5 है, इसका संगत अवयव क्या है 5। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 5। ठीक, ऐसे a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 6। ऐसे c प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 3। c माइनस डी इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक, अब देखो, अब ये इक्वेशंस बन गए वापस। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें, इसको जोड़ दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2a बराबर 6 5 11, a बराबर 11/2। a की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.5। a की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, किसी में भी a प्लस बी इक्वल टू 5 दिया है, a की वैल्यू कितनी है 5.2, वो 5.5 प्लस b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 5 माइनस 5.5। ठीक, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 0.5 बचेगा। मतलब a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई तुम्हारी। ठीक, ऐसे इन दोनों को भी हिस्सा लो कर सकते हैं, दोनों को इक्वेशन को जोड़ दें, ये कैंसिल, c 2c हो जाएगा इक्वल टू 4 3 7, तो c बराबर 7/2, मतलब 3.5 आएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू निकल आई, c की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख दो, तो कितना हो जाएगा 3.5 प्लस d इक्वल टू 3, तो d इक्वल टू 3 माइनस 3.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.5। मतलब क्या हुआ, मतलब हमारी वैल्यू क्या आई, a इक्वल टू हमारा आ गया 5.5, b इक्वल टू आ गया 0.5, c इक्वल टू आ गया 3.5
और d इक्वल टू आ गया 0.5। ये हमारी वैल्यू हो गई, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर हम, और हाँ, इसको पूरा सॉल्व करके, क्योंकि ए बी सी डी के मान पूछ रहा था ना कि इनके, तो हमारा फाइनल आंसर यही होगा। ठीक है, अब योग, अवयवों का योग, अवयवों का योग। अब जैसे मान लिया हमारे पास दिया है a बराबर 4 3 2 5, b बराबर 5 4 3 2। ठीक, a बराबर दिया है ये, b बराबर ये, अवयवों का योग करने को कह रहा है, मतलब a प्लस बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, a प्लस बी, a प्लस बी पूछ रहा है। तो a प्लस बी निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि दोनों अवयव किस क्रम में है। अगर दोनों अवयवों का क्रम समान है तो अवयवों को जोड़ा जा सकता है। अगर दोनों अवयवों का, मतलब 2 या 3 जितने भी अवयव दिए हैं, मतलब अवयवों का यदि क्रम समान हो तो उनका योग संभव है, मतलब उनका योग किया जा सकता है। लेकिन अगर क्रम समान नहीं है तो उनका योग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका भी क्रम 2 गुणे 2 का है, इसका भी 2 गुणे 2 का क्रम है, मतलब क्रम क्या है, समान है, तो गुणा संभव है, सॉरी योग संभव होगा। मतलब 2 गुणे, इसका भी क्रम 2 गुणे 2 है, इसका भी 2 गुणे 2, तो योग संभव होगा। अब योग होगा कैसे, तो जैसे समान अवयवों में संगत अवयवों की तुलना की जाती थी, ऐसे ही योग में क्या होगा, जब जोड़ा जाएगा तो उनके संगत अवयव को ही संगत अवयव से जोड़ा जाएगा। मतलब इस अवयव को सिर्फ इससे जोड़ा जा सकता है, इससे नहीं। मतलब कहने का मतलब इस अवयव को इससे जोड़ा जाएगा, इसको इससे, मतलब संगत अवयवों को आपस में जोड़ा जा सकता है। अगर a प्लस बी करना है, इसका मतलब 4 3 2 5 प्लस 5 4 3 2। अब जोड़ो, 4 और 5 5 4 9, 2 और 3 5, 4 3 7, 5 और 2 7। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या आ गया, a प्लस बी इक्वल टू। ठीक है, चाहे 2 गुणे 2 के क्रम का हो, 3 गुणे 3 के क्रम का हो, मतलब क्या है, संगत अवयव अगर हो, मतलब सॉरी क्रम अगर समान हो, अवयवों का अगर क्रम समान हो तो उसे क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। जैसे मान लिया अगर हमारे पास कोई अवयव होता a बराबर 3 2 5 4 3 b, ऐसे b बराबर होता c 3 4 a b c, ये 1 2 3 1 2, मतलब 3 गुणे 2 का अवयव है। ये भी 1 2 3 1 2, मतलब 3 गुणे 2। ये भी 3 गुणे 2 के क्रम का है, ये भी 3 गुणे 2 के क्रम का, मतलब संगत अवयव, क्रम क्या है, समान है, तो अवयवों को क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो मतलब a प्लस बी अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा, 3 2 5 4 3 b प्लस c 3 4 a b c, तो इनका योग क्या होगा, 3 प्लस सी, मतलब 3 प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि एक चर और अचर को जो आपस में जोड़ा नहीं जा सकता, मतलब आपस में प्लस का सिंबल लगा के लिखा जा सकता है, लेकिन आपस में कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी, एक मिक्स वैल्यू नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब है c प्लस, जैसे 2 और 2 कितना हो जाता है 4, इसी तरीके से c प्लस 3 कुछ नहीं होता, c प्लस 3 को c प्लस 3 ही लिखा जाएगा, या 3 प्लस सी लिख दो। 4 प्लस a 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 3 प्लस बी 3 प्लस बी हो जाएगा, या b प्लस 3 कह सकते हैं। 4 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, b प्लस सी b प्लस सी।
ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, इतना समझ आया। चलो आगे देखते हैं। अवयवों के योग के गुणधर्म क्या है? योग के गुणधर्म, क्रम विनिमय नियम। मतलब योग का क्रम विनिमय नियम। तो क्या होता है कि जब हमारे पास मान लिया दो अवयव हैं ए और बी, हमारे पास दो अवयव हो ए और बी, तो क्या होता है ए प्लस बी इक्वल टू जो होता है बी प्लस ए। अगर ये लागू हो रहा है तो हमारा तो क्या होगा कि अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, और अवयव हमेशा योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करता। मान लिया जैसे हमारे पास एक अवयव है ए बराबर 3 2 4 5 इक्वल टू बी बराबर 4 3 2 1। ठीक है, तो अगर क्या किया जाए ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों को अगर जोड़ा जाए तो आपस में वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। मतलब 3 2 4 5 प्लस 4 3 2 1। अगर ये हो गया ए प्लस बी, इसको अगर जोड़ा जाए और बी प्लस ए मतलब 4 3 2 1 और 3 2 4 5। तो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो वैल्यू आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। जैसे 4 3 7 3 2 6 4 2 6 3 2 5 5 1 6। ऐसे इधर 4 3 7 4 2 6 3 2 5 1 और 5 6। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अतः इससे क्या पता चलता है कि अवयव जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, ऐसे योग का सहचर्य नियम। योग का सहचर्य नियम, सहचर्य नियम क्या होता है? अगर हमारे पास तीन अवयव हैं ए प्लस बी ए कामा बी और सी, हमारे पास अगर तीन अवयव हैं तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, योग का सहचर्य नियम क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, मतलब अवयव जो है योग के सहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, तत्समक नियम, योग का तत्समक नियम। ठीक है, तो क्या है, अगर मान लिया हमारे पास एक अवयव ए है और दूसरा अवयव क्या है ओ, इसको हम नल अवयव कहते हैं या शून्य अवयव कहते हैं। ठीक है, ओ को हमेशा शून्य अवयव कहते हैं और आई को क्या कहते हैं, इकाई अवयव। इकाई अवयव को आई से प्रदर्शित करते हैं और शून्य अवयव को ओ से। तो अगर हमारे पास मान लिया एक अवयव ए है और दूसरा अवयव ओ है, ठीक है, तो क्या होगा ए प्लस ओ इक्वल टू ए इक्वल टू ओ प्लस ए। ठीक है, मतलब क्या है, शून्य जो योग का तत्समक नियम है, मतलब ए प्लस ओ, मतलब किसी अवयव में अगर शून्य अवयव जोड़ा जाता है तो उसका मान जो है उस अवयव के बराबर ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें
और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।